हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। हमें बताना है कि शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। तो पहला ऑप्शन आपका है कानूनी प्राधिकार से। तो कानूनी प्राधिकार से तो सम्मान नहीं आएगा। उसके बाद आपका है वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा। तो यह भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के किससे, तो व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। हमें बताना है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या होता है। तो समस्या होता है नहीं। उसके बाद आपका है परिकल्पना। तो ये भी नहीं होगा। पद्धति भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा परिणाम या निष्कर्ष। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या होता है, परिणाम या निष्कर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है। तो कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है पठन पाठन का अनुकूल वातावरण। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का उचित आचरण। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में शांति एवं व्यवस्था। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। तो इन चारों में सटीक आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। तो आपका कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन बना रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, ब्रेल डैश पर आधारित है। तो ब्रेल आपका उभार पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रेल किस पे आधारित है। तो ब्रेल आपका उभार पे आधारित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि। हमें बताना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित हैं। तो नहीं, यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उनको शिक्षा की विशेष आवश्यक है। तो यह भी आपका सटीक उत्तर नहीं है। अगला हमारा है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। तो हाँ, यह सही उत्तर हो जाएगा कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा, वे गरीब होते हैं। यह आपका नहीं होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो गया कि यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। हमें बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य है। तो पहला ऑप्शन है सभी लड़कियों का विद्यालय में नामांकन। नहीं, केवल लड़कियों का नहीं, सभी लड़कों का विद्यालय में नामांकन। तो यह भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन। तो नहीं, यह भी आपका सटीक उत्तर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन एवं उसे पूरा करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य होता है कि सभी बच्चों का क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन होना चाहिए और उसे पूर्ण होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा दिवस डैश के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षा दिवस आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि भारत में शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। हमें बताना है कि व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। सभी विद्यालय विषयों में मूल्यांकन। नहीं, यह आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के कार्य का मूल्यांकन। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आपका अर्थ होता है कि
कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, अध्यापक का प्रथम दायित्व डैश के प्रति है। तो अध्यापक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? समाज के प्रति? नहीं। उसके बाद है शिक्षार्थियों के प्रति? तो हाँ। तो अध्यापक का प्रथम दायित्व आपका शिक्षार्थियों के प्रति होना चाहिए। विषय जो पढ़ाता है इसके यह भी आपका सटीक उत्तर नहीं है। विद्यालय के अधिकारियों के प्रति? तो यह भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अध्यापक का प्रथम दायित्व शिक्षार्थियों के प्रति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्ष में अनुशासन का मुख्य लक्ष्य डैश को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। हमें बताना है कि कक्ष में अनुशासन का मुख्य लक्ष्य डैश को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका है अच्छी पठन स्थिति, दूसरा ऑप्शन है आपका अच्छा शिक्षार्थी व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है शांत एवं व्यवस्थित कक्षा कक्ष। तो आपका देखिए कक्षा कक्ष में अनुशासन का मुख्य लक्ष्य होता है कि शांत एवं व्यवस्थित कक्षा कक्ष। अगर अनुशासन रहेगा क्लास में तो क्या होगा, वहाँ पे शांति होगा और सभी काम क्या होगा, व्यवस्थित रूप से होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। हमें बताना है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या होता है। तो इसका मूल स्रोत आपका होता है मानव अनुभव। मानव अनुभव आपका शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पे, ऑप्शन बी है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पे, ऑप्शन सी है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, ऑप्शन डी है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। तो ये आपका सही बात है कि यह आपका प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। दूसरा ऑप्शन है मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। तो यह भी आपका प्रौढ़ शिक्षा का कार्य होता है। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ करना। तो यह भी आपका प्रौढ़ शिक्षा का कार्य है। कौन सा नहीं है? तो निरक्षरता उन्मूलन। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रौढ़ शिक्षा के अंदर निरक्षरता उन्मूलन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? तो आखिरी चरण आपका मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में आखिरी चरण आपका मूल्यांकन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। तो अंकगणित शिक्षण का कहाँ कहाँ महत्व है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है घरेलू कार्य में। तो हाँ, इसमें आपका आवश्यक होता है। मजदूरी व व्यवसाय में भी इसकी आवश्यकता होती है। व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य में भी, मजदूरी व व्यवसाय में भी, व्यवहारिक उपयोग में भी। तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, इकाई योजना के निर्माता है। तो इकाई योजना के निर्माता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिसन आपका इकाई योजना के निर्माता है। अगला प्रश्न है, तर्क प्रधान विधि है। हमें बताना है कि तर्क प्रधान विधि क्या है? खोज विधि है? नहीं। अगला ऑप्शन है आगमन विधि। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि तर्क प्रधान विधि क्या है? विश्लेषण विधि होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए, तो यह आपका सही उत्तर नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, तो यह भी आपका सटीक नहीं दिख रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि छात्रों को कहा जाए कि वे प्रश्न का उत्तर स्वयं सोचकर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 में। तो 1974 में आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। हमारा प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड की शल्य चिकित्सा से, तो यह आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। उसके बाद हमारा है माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन से, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड द्वारा शिक्षण से, तो यह भी नहीं होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है कि प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। तो इस तरह हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।